हेलो एवरीवन। आज हम राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा का अध्ययन करेंगे। सामूहिक सुरक्षा समूह में की गई रक्षा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ राष्ट्रों का समूह इस तरीके से अपने हितों के द्वारा जुड़ जाए जिससे कि वो अपनी बाह्य सुरक्षा मिलकर कर सकें। सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को स्थापित करने का कार्य करती है। वास्तव में हम यह कह सकते हैं कि एक सबके लिए और सब एक के लिए, वन फॉर ऑल फॉर वन का यह एक सैद्धांतिक रूप है। सामूहिक सुरक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। सामूहिक सुरक्षा के अर्थ की जहाँ तक बात है तो हमें सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद का जो इन्वायरमेंट था उसको देखना पड़ेगा। सबसे पहले सामूहिक सुरक्षा शब्द का यूज अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने किया। साधारण रूप में देखा जाए तो सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ राष्ट्रों की ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत वह प्रत्येक राष्ट्र की शांति एवं सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं, जिसे हम सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। आइनिस एल क्लाइड के अनुसार सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के अनुसार सभी राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को सारे विश्व व्यवस्था की सुरक्षा के साथ इस तरह मिला दें कि कहीं भी किसी भी राज्य द्वारा किसी भी आक्रमण के खतरे को समाप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। चार्ल्स बी मार्शल के अनुसार सामूहिक सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है जिसके अनुसार सभी राष्ट्र एक अस्पष्ट बंधन में बंधे होते हैं, जिसके अंतर्गत किसी राज्य द्वारा अकस्मात की गई किसी कार्यवाही के लिए वह उचित उत्तर देने के लिए वचनबद्ध होते हैं। सलीचर के अनुसार सामूहिक सुरक्षा युद्ध को शुरू होने से रोकने या अगर ऐसा न हो सके तो युद्ध के शिकार की सुरक्षा करना जैसे महत्वपूर्ण दायित्व निभाती है। सामूहिक सुरक्षा की विशेषताएं। सामूहिक सुरक्षा के पक्षों को देखते हुए सामूहिक सुरक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सामूहिक सुरक्षा शक्ति प्रबंध का साधन है। सामूहिक सुरक्षा इस बात पर बल देती है कि अतिक्रमण सदैव होते रहते हैं। सामूहिक सुरक्षा यह स्पष्ट करती है कि एक राष्ट्र की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है। सामूहिक सुरक्षा शक्ति आधिपत्य की समर्थक है। सामूहिक सुरक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अस्तित्व को आवश्यक मानती है। सामूहिक सुरक्षा एक मध्य स्तर की व्यवस्था है। सामूहिक सुरक्षा निवारक व्यवस्था है। सामूहिक सुरक्षा का शत्रु राज्य नहीं बल्कि युद्ध अथवा आक्रमण है। राष्ट्रसंघ और सामूहिक सुरक्षा। राष्ट्रसंघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। राष्ट्रसंघ के प्रतिज्ञा पत्र के अनुच्छेद 10 में सभी सदस्य राष्ट्रों ने यह प्रतिज्ञा की कि वे लोग सभी सदस्यों की क्षेत्रीय एकता तथा वर्तमान राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे तथा बाह्य आक्रमण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करेंगे। इसे और स्पष्ट करते हुए अनुच्छेद 11 में कहा गया था कि युद्ध अथवा युद्ध की धमकी से चाहे उसका प्रभाव राष्ट्रसंघ के किसी सदस्य पर तत्काल पड़ता हो अथवा नहीं, राष्ट्रसंघ से यह अपेक्षा की गई थी कि वह राज्यों की शांति सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त तथा प्रभावपूर्ण कार्यवाही करे। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रसंघ का कोई सदस्य
यदि इसके प्रतिज्ञा पत्र के अनुच्छेद की अवहेलना करेगा, युद्ध मार्ग अपनाता है, तो उसे स्वतः राष्ट्र संघ के सब अन्य सदस्यों के विरुद्ध युद्ध करने वाला समझा जाएगा। यद्यपि अनेक कारणों से राष्ट्रसंघ दूसरे विश्व युद्ध को रोक सकने में सफल सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी सामूहिक सुरक्षा के संदर्भ में तो हम यह मानना ही पड़ेगा कि राष्ट्रसंघ के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक क्रांति को जन्म दिया है, जिसका प्रभाव राष्ट्रसंघ पर भी पड़े बिना नहीं रह सका। यह दृढ़ता के साथ कहा जा सकता है कि सामूहिक सुरक्षा की अग्रणीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक कारगर व्यवस्था पेश की है। संयुक्त राष्ट्र संघ और सामूहिक सुरक्षा। सितंबर 1939 से लेकर सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, जिसके उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत पूरे विश्व में शांति एवं सुरक्षा को स्थापित करना था। सामूहिक सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ का यह प्रधान उद्देश्य माना गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में भी स्पष्ट कहा गया है कि हम स्त्री और पुरुष, छोटे बड़े की समानता में विश्वास रखते हुए मानव व्यक्ति के मूल्य और प्रतिष्ठा के अधिकारों में पूर्ण आस्था प्रकट करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि विश्व शांति के लिए अच्छे पड़ोसियों के समान रहेंगे। सामूहिक हित के अतिरिक्त कभी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे और मानव जाति की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्नशील रहेंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति का दायित्व सुरक्षा परिषद को सौंपा गया है। चार्टर के अनुच्छेद 7 में शांति के लिए धमकी अथवा शांति भंग का निर्णय लेने की स्थिति में सामूहिक सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करने के लिए किन उपायों का अवलंब लिया जाएगा। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग देने के लिए यह प्रतिज्ञा की है कि वे सुरक्षा परिषद के पास उसके मांगे जाने पर तथा विशिष्ट संविदा अथवा संविदाओं के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से आवश्यक सैन्य बल सहायता तथा सुविधाएं प्राप्त कराएंगे, जिनमें आने जाने का अधिकार भी सम्मिलित है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य के विरुद्ध शस्त्र आक्रमण हो तो चार्टर में निहित व्यक्तिक अथवा सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार में तब तक कमी नहीं होगी जब तक सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को स्थायी बनाने के लिए आवश्यक उपाय न कर ले। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों के इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोरिया, सुएज नहर संकट, कांगो संकट के समय सामूहिक सुरक्षा के प्रयत्नों में सफलता प्राप्त कर सर्वविनाश की संभावना को समाप्त किया है, किंतु अपने अपने हित के प्रश्नों पर दोनों महाशक्तियों में मतभेद होने के कारण सामूहिक सुरक्षा के क्रियान्वयन में अनेक अवसरों पर काफ़ी अवरोध भी उत्पन्न हुए हैं। उपरोक्त विवरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों की एक ऐसी व्यवस्था है जो कि शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने में राष्ट्रों की मदद करती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को स्थापित किया जा सकता है।